नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। आज से देश की टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू, सरल पारदर्शी होगी कर व्यवस्था, साथ ही बदल जाएंगे डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग से जुड़े नियम। हर भुगतान के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होगा अनिवार्य। जनगणना का पहला चरण आज से, भवन सूचीकरण और आवास की होगी गणना। पहली बार स्वगणना के विकल्प के साथ इस बार पूरी तरह से डिजिटल होगी प्रक्रिया। संसद का बजट सत्र, दोनों ही सदनों में अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। एविएशन टर्बाइन फ्यूल से जुड़ा सांविधिक संकल्प होगा पेश। प्रधानमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आज असम में करेंगे चुनाव प्रचार। राजनाथ सिंह की केरलम में चुनावी रैलियां, कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट ने भी प्रचार में उतारे दिग्गज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ईरान के साथ संघर्ष। ईरान ने फिर किया अमेरिका से बातचीत से इनकार। विदेश मंत्री अराक्ची का बयान, जमीनी हमले के लिए है तैयार। और खेल की खबरों में 4 बार का चैंपियन इटली लगातार तीसरी बार नहीं कर पाया फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई। प्लेऑफ में बोस्निया हर्जेगोविना ने दी शिकस्त। वहीं 24 साल में पहली बार तुर्की ने विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई। अब खबरें विस्तार से। देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लागू हो रहा है। आज से पुराने आयकर कानून की जगह नया इनकम टैक्स अधिनियम लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा और करदाताओं को सिर्फ टैक्स देने वाला नहीं बल्कि देश के विकास का भागीदार माना जाएगा। नियमों में क्या होगा बदलाव, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आयकर व्यवस्था को भारत के टैक्स सिस्टम में गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। इस बदलाव का मकसद साफ है, कम जटिलता और ज्यादा पारदर्शिता। अब तक करदाताओं को एटीसी, एटीडी जैसी कई धाराओं के तहत निवेश और खर्च के सबूत जुटाने पड़ते थे, लेकिन अब ज्यादातर छूटों को सीमित कर दिया गया है, यानी कम कागजी कार्रवाई, आसान रिटर्न फाइलिंग और ज्यादा स्पष्ट नियम। सरकार का कहना है कि आसान फाइलिंग और कम कागजों से खास तौर पर मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। Income Tax Appellate Tribunal earlier had monetary limit of 50 lakh. The present monetary limit is 60 lakh. High Court earlier it was 1 crore and now High Court has 2 crores. So we've enhanced the limit. Supreme Court had earlier 2 crores and now it's 5 crores. नई टैक्स व्यवस्था डिजिटल और फेसलेस सिस्टम पर आधारित होगी। अब आयकर रिटर्न फाइलिंग से लेकर असेसमेंट और रिफंड तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। नया इनकम टैक्स सिस्टम ईमानदार टैक्स पेयर्स को तेज रिफंड और ज्यादा भरोसा देगा। नए आयकर अधिनियम में धाराएं 819 से घटाकर 536 कर दी गई हैं। पहले 511 नियम और 399 फॉर्म थे, जबकि अब 333 नियम और 190 फॉर्म रह गए हैं। You're not just tax collectors. You're the face of the government's relationship with the taxpayer. Since you're the face of the government's relationship with the taxpayer, this new law gives you a clearer and leaner framework to make it simple, to make it simpler for people who want to understand it better. नए आयकर कानून की नींव अगस्त 2025 में रखी गई थी। फिर संसद की सिलेक्ट कमेटी की तरफ से मिले 196 सुझावों को इसमें शामिल किया गया। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया ये सिस्टम ज्यादा पारदर्शी है और ये कानून देश की टैक्स संस्कृति को नए सकारात्मक दौर की ओर ले जाएगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। देश में डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए
बड़ी खबर है। आज से देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग से जुड़े कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इन बदलावों को लागू करने के लिए सुरक्षा मानकों को और सख्त कर दिया है। इन बदलावों का असर न सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शनों पर पड़ेगा, बल्कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर भी इनका प्रभाव देखा जाएगा। आइए जानते हैं ये बदलाव किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग क्षेत्र में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो सीधे तौर पर हर यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट यूजर को प्रभावित करेंगे। अब तक जहां अधिकतर पेमेंट सिर्फ ओटीपी के जरिए पूरे हो जाते थे, वहीं नए नियमों के तहत अब हर ट्रांजैक्शन में दोहरी सुरक्षा यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि अब आपको ओटीपी के साथ साथ पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस ऑथेंटिकेशन जैसी दूसरी परत से भी अपनी पहचान साबित करनी होगी। नए नियमों की खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़ी रकम पर नहीं, बल्कि छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे। यानी अब 100 रुपए का पेमेंट हो या 1 लाख रुपए का, हर बार आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑटो डेबिट या सब्सक्रिप्शन पेमेंट जैसे ओटीटी, ईएमआई या म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी समय समय पर दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अब एक बार की अनुमति से हमेशा के लिए पैसे कटते रहने की सुविधा में भी बदलाव आने वाला है। बड़ा नियम पैन और आधार को लेकर भी है। अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ेगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दूसरे दस्तावेज भी देने जरूरी होंगे। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव है। फास्टैग से जुड़ी केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट हो सकता है, जिससे टोल प्लाजा पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव हुए हैं। एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद अब अतिरिक्त शुल्क ज्यादा देना पड़ सकता है। वहीं कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया है, जैसे रिवार्ड पॉइंट्स और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव। देश के शेयर बाजार में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रोकर्स को मिलने वाली बैंक फंडिंग पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर ट्रेडिंग और मार्केट लिक्विडिटी पर पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार अब ब्रोकर्स को बैंक से कर्ज लेने के लिए 100% कोलेटरल देना होगा। यानी बिना पूरी गारंटी के अब फंडिंग मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे बाजार में सस्ता और आसान पैसा कम हो सकता है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी कवायद मानी जाती है। इस बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल तरीके से किया जा रहा है और पहली बार लोगों को स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है। आखिर ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और इसमें क्या खास बात है, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद मानी जाती है। इस बार जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें देश के हर घर और हर व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण आज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित की जा रही है। पहली बार स्वयं गणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया गया है। नागरिक घर घर सर्वे से पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। प्रगणक यानी एन्यूमरेटर्स मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे। डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे देश में जनगणना 2027 में 30 लाख से अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। जनगणना भारत में 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हाउस होल्ड की जानकारी ली जाती है। दूसरा चरण जिसे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जनसंख्या गणना कहते हैं, उसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवासन, माइग्रेशन और प्रजनन संबंधी
जानकारी एक एक व्यक्ति का, नवजात से लेकर के किसी व्यक्ति का, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हर के बारे में निर्धारित प्रश्नों पे सूचना प्राप्त की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि 2 चरणों में जनगणना की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये कार्य लगभग 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। इस चरण से पहले 15 दिनों की स्वयंगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान मकानों की स्थिति, परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं और उपलब्ध परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में आयोजन, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र शामिल, उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्र कवर, हिमाचल प्रदेश के बर्फीले इलाके शामिल। सीसीपीए के निर्देशानुसार नया कदम, इस चरण में जातियों की गणना भी होगी। सामाजिक संरचना का विस्तृत डेटा मिलेगा। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में आयोजित होगा। सीसीपीए के निर्णय अनुसार इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, प्रवास, प्रजनन आदि से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। जनगणना के आंकड़े देश की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और संसाधनों का सही तरीके से वितरण किया जाता है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना के दौरान सही और पूरी जानकारी दें ताकि देश के विकास की योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकें। दिवांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब खबर संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। संसद का बजट सत्र इस समय जारी है। दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा की आज बात करें तो 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। आइए अब बात राज्यसभा की करें तो उच्च सदन में भी 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय की ओर से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के लिए पेश होगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। साथ ही विभिन्न समितियों से जुड़े प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब जनादेश के जरिए देखते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा विशेष रूप से धेमाजी जिले के गोगामुख और बिस्वनाथ जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में होगा। रैलियों का उद्देश्य असम की जनता से सीधे संवाद करना और राज्य में आगामी चुनावों के लिए भाजपा की योजनाओं और विकास कार्यों को उजागर करना है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज केरलम में चुनावी दौरे पर रहेंगे। वहीं प्रवूर में दोपहर 3 बजे और नेदुमंगद में शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे केरलम की जनता से बात करेंगे और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे।
केरलम विधानसभा चुनाव में कोझिकोड की बेपोर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वामपंथ के गढ़ में इस बार सियासी लड़ाई दलों से आगे बढ़कर बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों ही गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं। आखिर किसके पक्ष में जाएगा बेपोर का जनादेश और क्या बदलेगा राज्य की सत्ता का समीकरण, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूडीएफ कैंडिडेट पीवी अनवर ने कहा है इस इलेक्शंस में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो चुका है एलडीएफ गवर्नमेंट के सारे, सो उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की यहाँ तो कैंपेन कर रहा है। बेपुर का इलेक्शन बहुत टाइटली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन है। बेपोर जो लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का मजबूत किला रहा है, इस बार एक हाई प्रोफाइल मुकाबले का गवाह बन रहा है। मौजूदा मंत्री पीए मोहम्मद रियाज के सामने पूर्व सहयोगी रहे पीवी अनवर चुनौती बनकर उभरे हैं, जिन्हें यूडीएफ का समर्थन हासिल है। ये मुकाबला राज्य भर में चर्चा का विषय बन चुका है। मोहम्मद रियाज अपने कार्यकाल के दौरान विकास को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। उनका दावा है कि बेपोर में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, सड़कों, पुलों और बंदरगाह विकास पर काम हुआ है। 2021 के चुनाव में एलडीएफ की जबरदस्त जीत हुई थी। उसके बाद यहाँ बहुत विकास कार्य हुए। कुल मिलाकर एलडीएफ के लिए एक सकारात्मक माहौल है। वहाँ पीवी अनवर इस विकास मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सिर्फ छवि निर्माण की राजनीति है और असल मुद्दे अब भी जमीनी स्तर पर बने हुए हैं। वो इस चुनाव को सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ जनमत संग्रह के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस बीच एनडीए भी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। भाजपा उम्मीदवार केपी प्रकाश बाबू स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बेपोर में कचरा प्रबंधन, पेयजल पाइपलाइन की खराब स्थिति और बंदरगाह की अव्यवस्था जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं और वो इन समस्याओं के स्थायी समाधान का भरोसा दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षा की हालत भी दयनीय है। पहले यहाँ सैकड़ों लोग कई उद्योगों में काम करते थे, लेकिन अब कोई उद्योग नहीं बचा है। इसलिए लोग पूरी तरह इस सरकार के खिलाफ हैं और इस विधायक के भी खिलाफ हैं। पीने के पानी के पाइप नालियों के बीच से गुजर रहे हैं। अगर पाइपों में कहीं रिसाव होता है तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला है। अगर मैं चुना जाता हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बंदरगाह की स्थिति को सुधारा जाए। स्थानीय मजदूरों की भी अपनी परेशानियां हैं। बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों ने पानी की कमी, अस्वच्छ माहौल, आवास से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार की सख्त जरूरत है। अभी काम नहीं है ना, थोड़ा हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम है। अभी पीने का पानी इधर हार्बर में नहीं है। अभी इधर में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। इधर पूरा कैमरा घुमा के देख सकता है पहले जैसा। थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बारिश का टाइम बुखार होता है, कोई लोग को काम करने के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में बेपोर का मुकाबला इस बार सिर्फ सीट जीतने का ही नहीं, बल्कि विकास बनाम असंतोष और नई राजनीतिक संभावनाओं की परीक्षा बन गया है। अब देखना होगा कि क्या ये मुकाबला वामपंथ के किले में दरार डाल पाता है या फिर परंपरा कायम रहती है। त्रिवेंद्रम से विवेक नारायण, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में माइग्रेंट श्रमिकों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5 किलोग्राम भारत गैस मिनी सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति और विशेष उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, ताकि श्रमिक परिवार बिना किसी विघ्न के सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से खाना बना सके। ग्राहकों का कहना है कि एलपीजी रिफिल्स बुकिंग के लिए 1 दिन के भीतर डिलीवर हो जाती हैं और कभी कोई समस्या नहीं आई। वहीं भारत गैस की त्वरित सेवा और विश्वसनीय समर्थन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मेरी एक शॉप की शॉप है। मैं भारत गैस एलवीएन का कस्टमर हूँ, जिसमें कि थोड़ा एक हफ्ते से प्रॉब्लम हो रहा था सिलेंडर के लिए। अभी तो इमीडिएटली भी बुक किया तो 1 डे में डिलीवरी हो जाता सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वेरी हैप्पी सर।
आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और पद्म भूषण सम्मानित साइना नेहवाल ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन संकट को लेकर अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ईंधन की आपूर्ति निरंतर और स्थिर बनी हुई है। ईंधन की कमी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से गलत है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ईंधन की सप्लाई निरंतर और स्थिर है। पंपों पर अनावश्यक भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया शांत रहें और केवल सही जानकारी पर ही विश्वास करें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका को संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिकी सेना ईरान छोड़ देगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे का स्तर बिल्कुल शून्य है। अराक्ची ने दावा किया कि अमेरिका की सेनाओं ने पहले ही अपने रडार, विमान और ईंधन टैंकरों को काफी नुकसान पहुंचा लिया है। 4 बार की विश्व चैंपियन इटली लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। इटली को बोस्निया और हर्जेगोविना ने पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पूर्व विजेता लगातार 3 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हो। पेनल्टी शूटआउट में बोस्निया ने इटली को 4-1 से हराने में सफलता पाई। भारत, जहां बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारी प्राकृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। एक समय था जब बाघों का अस्तित्व खतरे में था, लेकिन 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर आज दुनिया की सबसे सफल संरक्षण योजनाओं में गिना जाता है। इस योजना के तहत आज देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घने जंगल, शिकार पर निकला बाघ, ये वही भारत है जहां बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआती चरण में देश के 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए। कॉर्बेट, पलामू, सिमलीपाल, सुंदरबन, मानस, रणथंभौर, कान्हा, मेलघाट और बांदीपुर। इस प्रोजेक्ट का मकसद साफ था, बाघों और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना। पिछले कुछ सालों में बाघ संरक्षण को लेकर भारत ने बड़ी प्रगति हासिल की है। इसी का नतीजा है कि आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत बाघ संरक्षण में दुनिया का नेता बन चुका है। दुनिया के करीब 75% जंगली बाघ भारत में हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की औसत संख्या 3682 है। न्यूनतम संख्या 3167 और अधिकतम अनुमान 3925 तक है। हर साल बाघों की संख्या करीब 6.1% की दर से बढ़ रही है। 2014 में संख्या 2226 थी, 2018 में बढ़कर 2967 हुई और 2022-23 तक 3682 पहुंच गई। यानी बाघों की संख्या में लगभग 65% की वृद्धि हुई। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल में विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन और 2022 की टाइगर रिपोर्ट और प्रबंधन प्रभावशीलता रिपोर्ट जारी की। साथ ही एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। पिछले 1 दशक में सरकार ने बाघ संरक्षण पर खास फोकस किया है। टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ाई गई। आज देश भर में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कई जगहों पर बाघों को फिर से बसाया गया है। एंटी पोचिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया गया। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को और मजबूत किया गया है। भारत में बाघों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि सही दिशा में प्रयास किए गए हैं। हालांकि आगे की राह में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि विकास भी चलता रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। अगर यही संतुलन बना रहा
तो भारत आने वाले समय में भी बाघ संरक्षण में दुनिया के लिए मिसाल बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।